दोस्तों 2025 में तमिलनाडु का ऑयल सेक्टर हेडलाइंस में है क्योंकि एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार के डीप सी ब्लॉक्स में नए रिजर्व्स मिलने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ रामनाथपुरम के प्रोटेस्ट्स और गवर्नमेंट बैन्स के वजह से यहां बैकलैश देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री ने गल्फ ऑफ मन्नार के डीप सी ब्लॉक्स को एक्सप्लोरेशन टेंडर में इंक्लूड किया है क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं। पर यह तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि तमिलनाडु का ऑयल सेक्टर कैसे इवॉल्व हो रहा है और इसका फ्यूचर इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है। साथ में यह भी देखेंगे कि क्यों ये इतने सारे कंट्रोवर्सीज से घिरा है। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तमिलनाडु में ऑयल की पहली मेजर डिस्कवरी नरीमनम फील्ड में 1961 में हुई थी, जो कावेरी बेसिन का हिस्सा है और एंशियंट क्रेटेशियस पीरियड से बिलोंग करता है। तमिलनाडु के ऑनशोर फील्ड्स जैसे नागापट्टनम में ऑयल प्रोडक्शन के साथ साथ नेचुरल गैस भी निकाला जाता है और यहाँ की क्रूड सल्फर में लो होती है, जिसको रिफाइन करना कंपैरेटिवली इजी होता है। और चेन्नई का मनाली रिफाइनरी इंडिया का एकमात्र ऐसा रिफाइनरी है जो लो सल्फर वाला मरीन फ्यूल प्रोड्यूस करता है और साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ मिडिल ईस्ट को भी फ्यूल एक्सपोर्ट करता है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तमिलनाडु का ऑयल इंडस्ट्री कोई नया नहीं है। इसकी कहानी 1960s से ही शुरू हो गई थी और 1980s में कावेरी बेसिन में ओएनजीसी ने यहाँ पर पहला मेजर डिस्कवरी किया था। कावेरी बेसिन 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है, इंक्लूडिंग ऑफशोर एरियाज इन तमिलनाडु। यहाँ पर कई सारे छोटे ऑयल एंड गैस फील्ड्स खोजे गए हैं, पर अगर रीसेंट डिस्कवरीज की बात करें तो ओएनजीसी का अल्ट्रा डीप वाटर गैस कंडेंसेट डिस्कवरी इन चोला 1 वेल अनाउंस्ड इन अगस्त 2024, जिसमें इनिशियल टेस्टिंग के दौरान 2,95,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस पर डे और 17.8 क्यूबिक मीटर्स ऑफ कंडेंसेट पर डे की प्रोडक्शन एस्टिमेटेड की गई है। इसी के साथ अर्ली 2025 में कामाक्षी 1 वेल में भी डिस्कवरी की गई है और एडिशनली मई 2025 में ओएनजीसी और पार्टनर्स ने PY3 ऑफशोर फील्ड में प्रोडक्शन को रिज्यूम किया है आफ्टर अ 14 ईयर पॉज, और इसमें एडवांस और एनहांस्ड रिकवरी करने की भी प्लानिंग चल रही है। आज तमिलनाडु के पास ऑनशोर और ऑफशोर दोनों तरह के ऑयल फील्ड्स हैं। ऑनशोर में मेजर फील्ड्स नागापट्टनम और कारिकाल है, जहां डेली 10,000 से 15,000 बैरल्स प्रोड्यूस होते हैं। मार्च 2025 तक ओएनजीसी का ऑनशोर आउटपुट तमिलनाडु में 16,000 मेट्रिक टन्स था। यह भले छोटा लग सकता है, लेकिन नेशनल क्रूड आउटपुट में 1% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। साथ में यहाँ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मनाली रिफाइनरी 10.5 मिलियन टन्स पर एनएम की कैपेसिटी के साथ एक बड़ा प्लेयर है और न सिर्फ तमिलनाडु की नीड्स को पूरा करता है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया तक फ्यूल्स एक्सपोर्ट करता है। तमिलनाडु के गवर्नमेंट को भी यहाँ के ऑयल इंडस्ट्री से काफी फायदा मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में स्टेट ने 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए सिर्फ रॉयल्टीज और टैक्सेस से। चलिए अब नजर डालते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जो कि एक मिक्स्ड बैग की तरह है with lots of controversies and new discoveries. February 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने गल्फ ऑफ मन्नार के डीप सी रीजन को एक्सप्लोरेशन टेंडर में इंक्लूड किया। यह रामनाथपुरम कोस्ट के पास है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ बिलियंस ऑफ बैरल्स इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। ओएनजीसी को यहाँ 4 ऑफशोर डीप सी ब्लॉक्स अलॉट हुए, जो 100 से 200 किलोमीटर ऑफशोर है और 1000 से 2000 मीटर्स डीप है। यहाँ पर एडवांस सीज्मिक सर्वे करके एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग करने का प्लान है और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 500 मिलियन से 1 बिलियन बैरल्स इक्विवेलेंट ऑयल यहाँ मिल सकता है। साउंड्स ग्रेट है ना? लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। गल्फ ऑफ मन्नार एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहाँ 36,000 से ज्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग डॉल्फिन्स, टर्टल्स और कोरल रीफ्स। इसलिए मार्च 2025 में एनवायरमेंटलिस्ट्स और फिशरमैन ग्रुप ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इनका कंसर्न था मरीन लाइफ डिस्टर्बेंस, फिश स्टॉक्स पर इंपैक्ट और अर्थक्वेक रिस्क्स अगर फ्रैकिंग यूज किया जाता है तो। ओएनजीसी को स्टेट एनवायरमेंटल बॉडी से नोटिस मिले आस्किंग फॉर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस क्लैरिटी। पॉलिटिकल ड्रामा भी ऐड हो गया क्योंकि इलेक्शंस नजदीक थे। और फिर आया अगस्त 2025 का बड़ा शॉकर। रामनाथपुरम में ओएनजीसी का हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट ब्लॉक बैन कर दिया गया बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर थंगम तेनासरू ने 24 अगस्त को अनाउंस किया नो न्यू हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु, और इसका रीजन दिया गया फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फिशरमैन। पर यह प्रोटेस्ट सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, आगे और भी चीजें हुई। चलिए देखते हैं कि यह प्रोटेस्ट सही है या हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट करना सही है।
गल्फ ऑफ मन्नार साउथ ईस्ट एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको 1989 में डिक्लेयर किया गया था। यहाँ 2000 स्पीशीज के फिश मिलते हैं और 187 स्पीशीज के माइग्रेटरी बर्ड्स। ये एरिया अपने पर्ल बैंक्स के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ तक कि गल्फ ऑफ मन्नार के पर्ल्स की बात 2000 साल पहले के रोमन हिस्टोरियन प्लिनी द एल्डर के रिकॉर्ड्स में भी पाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये यूनिक चीजें ऑयल एक्सप्लोरेशन के वजह से रिस्क पर आ सकते हैं, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना यहाँ काफी ज्यादा जरूरी है। अगस्त 2025 के बैन के बाद प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हुए। 25 अगस्त को रामनाथपुरम में हजारों फिशरमैन और फार्मर्स ने रोड्स ब्लॉक किए, डिमांडिंग ओएनजीसी के हाइड्रोकार्बन वेल्स को कंप्लीटली कैंसिल करना। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस विदड्रॉ करने के लिए अथॉरिटीज को कहा और सीएम एमके स्टैलिन ने सेंटर से अपील की कि गल्फ ऑफ मन्नार में एक्सप्लोरेशन ड्रॉप कर दिया जाए क्योंकि ये लाइवलीहुड और इकोसिस्टम को थ्रेटन कर रहा था। ऑपोजिशन पार्टीज जैसे पीएमके और डीएमके ने सेंटर को स्लैम किया, कहकर कि ये स्टेट के एश्योरेंस के अगेंस्ट है। कन्याकुमारी कोस्ट पर भी सिमिलर प्रोटेस्ट हुए, जहां फिशरमैन ने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के अगेंस्ट धरना दिया, कहकर कि ये डिस्ट्रक्टिव है। फार्मर्स ने भी इसे ज्वाइन किया। उन लोग को डर था कि फ्रैकिंग से एग्रीकल्चर लैंड पॉल्यूट हो जाएगा, स्पेशली कावेरी डेल्टा में, जिसे प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन बनाने की डिमांड है। एनवायरमेंटलिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो ग्लोबल थ्रेट बन सकता है क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मेरे ओपिनियन में ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन जरूरी है, पर यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की ये है कि इन सारे प्रोजेक्ट से भले गवर्नमेंट को फायदा हो रहा हो और नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हो, पर आम लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पाता। तमिलनाडु के केस में यहाँ फिशरमैन अपने लाइवलीहुड को रिस्क पर रख रहे हैं, पर बदले में उनको क्या मिलेगा? ना पेट्रोल सस्ता होगा और ना गैस, और यही सबसे कंसर्निंग चीज है जो हमें ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा ही सेम अंडमान में भी हुआ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेके, जहां लोकल्स और एनवायरमेंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट स्टार्ट की है, जिसके ऊपर मैंने कई वीडियोस ऑलरेडी बनाई है जो आपको राइट साइड ऊपर में आई बटन में मिल जाएगा। ओएनजीसी का साइड भी सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि एडवांस टेक यूज करेंगे, जैसे सीज्मिक सर्वेज विदाउट हार्मिंग मरीन लाइफ, और जॉब्स और रेवेन्यू से स्टेट को फायदा होगा। पर लोकल्स नहीं मान रहे क्योंकि पास्ट में ऐसे प्रोजेक्ट से प्रोमिसेस टूटे हैं। ये पॉलिटिकल एंगल भी है। 2026 इलेक्शंस के वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू को यूज कर रहे हैं। तमिलनाडु ने यहाँ पर क्लियर स्टैंस लिया है कि बिना एडवांस एनवायरमेंटल असेसमेंट के यहाँ पर फ्रैकिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। पर आखिर ये फ्रैकिंग है क्या और इससे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, चलिए समझते हैं। फ्रैकिंग का पहला कमर्शियल यूज 1947 में अमेरिका में हुआ था और ये वर्ड हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का शॉर्ट फॉर्म है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रैकिंग कोल माइनिंग और न्यूक्लियर पावर से कम वाटर इंटेंसिव है, मतलब इसमें पर यूनिट एनर्जी के लिए कम पानी यूज होता है। फ्रैकिंग में मीथेन लीक का रिस्क होता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाता है, पर यह भी एक फैक्ट है कि प्रॉपर रेगुलेशन से इस लीकेज को 90% तक रिड्यूस किया जा सकता है। साथ में अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यह प्रोसेस बाकी एक्सट्रैक्शन एंड माइनिंग के मुकाबले कम पॉल्यूशन जनरेट करता है। दोस्तों, फ्रैकिंग या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एक एडवांस टेक्निक है जिसमें अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस में हाई प्रेशर वाटर, सैंड और केमिकल्स का मिक्सचर इंजेक्ट किया जाता है ताकि ऑयल और गैस निकाला जा सके। यह प्रोसेस टाइट शेल रॉक्स को फ्रैक्चर करता है जिससे हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं। अमेरिका में इसने एनर्जी रेवोल्यूशन लाया है, जहां फ्रैकिंग से नेचुरल गैस प्रोडक्शन बढ़कर कोल से क्लीनर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और एमिशंस में कमी आई है, पर यह बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर कंटेमिनेशन है। फ्रैकिंग फ्लूइड्स में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो ग्राउंड वाटर में लीक हो सकते हैं। स्टडीज के मुताबिक इससे ड्रिंकिंग वाटर सोर्स पॉल्यूट हो सकते हैं, जिसमें बेंजीन जैसे कार्सिनोजेंस इंक्लूड होते हैं। अर्थक्वेक के भी रिस्क बढ़ जाते हैं क्योंकि वेस्ट वाटर को डीप अंडरग्राउंड इंजेक्ट करने से इंड्यूस्ड सीज्मिसिटी होती है, मतलब मैन मेड अर्थक्वेक्स। ओक्लाहोमा जैसे एरियाज में इससे अर्थक्वेक्स में इंक्रीज देखने को मिली है। एयर पॉल्यूशन भी एक इशू है। फ्रैकिंग साइट से मीथेन लीक्स होते हैं जो पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है और क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करता है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट टफ है। बिलियंस ऑफ गैलन्स वेस्ट पानी प्रोड्यूस होता है जिसमें हेवी मेटल्स और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं और इसका डिस्पोजल एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी होता है क्योंकि फ्रैकिंग पैड्स रूरल एरियाज को इंडस्ट्रियल जोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में गल्फ ऑफ मन्नार जैसे सेंसिटिव एरिया में फ्रैकिंग और भी डेंजरस है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है जहां ड्यूगोंग्स, ग्रीन सी टर्टल्स, सी हॉर्सेज और कोरल्स हैं। टोटल 36,000 से ज़्यादा स्पीशीज।
एक्सप्लोरेशन से सेडिमेंट प्लूम्स, टॉक्सिक डिस्चार्जेस और नॉइज पॉल्यूशन मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे फिशिंग स्टॉक्स गिर जाएंगे और फिशरमैन की लाइवलीहुड खतरे में पड़ जाएगी। रामनाथपुरम प्रोटेस्ट में यही बात है। लोकल्स कह रहे हैं कि फ्रैकिंग से अर्थक्वेक्स आ सकते हैं और फिशिंग ग्राउंड्स बर्बाद हो सकते हैं। पर फ्रैकिंग के बेनिफिट्स भी हैं। ये एनर्जी सिक्योरिटी देता है। इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना क्रूशियल है। 2025 में इंडिया का ऑयल इंपोर्ट 85% से ऊपर है और फ्रैकिंग से ये रिड्यूस हो सकता है। जॉब्स क्रिएट होते हैं, इकोनॉमी बूस्ट होती है और नेचुरल गैस से कोल रिप्लेस करने से एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है, जैसे NOx और SO2 एमिशंस की कमी। डन राइट फ्रैकिंग वाटर यूज भी कम कर सकता है कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स। दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट एक बीच मझेदार में फंस गया है, क्योंकि एक तरफ लोकल्स की भलाई और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। पर दोस्तों, इंडिया में और भी तो स्टेट्स है जो कोस्टल स्टेट्स होने के बावजूद ऑयल इंडस्ट्रीज में नाम कर रहे हैं। तो क्या तमिलनाडु उनसे कुछ सीख सकता है? चलिए तमिलनाडु के ऑयल इंडस्ट्री को इंडिया के दूसरे स्टेट से कंपेयर करके देखते हैं। रामनाथपुरम के 18th सेंचुरी के सेतुपति रूलर्स के टाइम में फिशरमैन के राइट्स को लीगली प्रोटेक्ट किया गया था कोस्टल वाटर्स में। इसी वजह से इस जगह का फिशिंग कम्युनिटी एक्टिविज्म बहुत स्ट्रांग है। इस जगह को तमिलनाडु का मीना वनीन मन यानी लैंड ऑफ फिशरमैन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 70% हाउस होल्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिशिंग पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार में सीवीड कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। वहाँ के लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं इन सीवीड को उगाने और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए रेडी करने में। दोस्तों, तमिलनाडु का ऑयल सेक्टर छोटा है कंपेयर टू गुजरात या असम। गुजरात में जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, रिलायंस का 1.24 मिलियन बैरल्स पर डे कैपेसिटी के साथ। वहाँ प्रोटेस्ट कम है क्योंकि एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है और जॉब्स एबंडेंट है। आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन एक्सटेंशन से न्यू डिस्कवरीज हो रही है, जैसे यांदापली 1 वेल जो तमिलनाडु बॉर्डर पर है और पोटेंशियल शेयर कर सकता है। पर तमिलनाडु में फोकस एनवायरनमेंट पर ज़्यादा है क्योंकि कोस्टल इकोलॉजी सेंसिटिव है। अंडमान बेसिन में भी सिमिलर बज है। 2025 में ग्लोबल इंटरेस्ट बढ़ा है न्यू ऑयल डिस्कवरीज के लिए, पर वहाँ भी इको कंसर्न्स है। इंडिया में 2025 के 10th OLP राउंड बिडिंग में 25 ब्लॉक्स ऑफर किए गए हैं, covering 1.91 lakh square kilometer to boost exploration. Refining capacity 258 MMT per annum है और ethanol blending target 20% by 2025 and 26 है। बजट 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को 193 बिलियन रुपीस अलोकेट हुए, जो पाइपलाइंस और एक्सप्लोरेशन पर फोकस करेगा। इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है, वरना एनर्जी डिमांड डबल होने वाली है बाई 2030। दोस्तों, ऑयल कंट्रोवर्सीज के बीच तमिलनाडु रिन्यूएबल्स में लीड कर रहा है। स्टेट के सोलर और विंड पोटेंशियल ह्यूज है। 2025 तक 16 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट है। फ्रैकिंग के बदले ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स पर फोकस हो सकता है। नेशनल लेवल पर इंडिया 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी बाय 2030 का टारगेट लेकर चल रहा है और ऑयल सेक्टर को ग्रेजुअली फेज आउट करने की प्लानिंग है। पर ट्रांजिशन ईजी नहीं है। ऑयल अभी 35% एनर्जी मिक्स है और जॉब शिफ्ट करने में भी टाइम लगेगा। गल्फ ऑफ मन्नार में इको टूरिज्म प्रमोट करने से ज़्यादा सस्टेनेबल फायदा हो सकता है इंस्टेड ऑफ ऑयल ड्रिलिंग जो कोरल्स डिस्ट्रॉय करेगा। मेरे ओपिनियन में बैलेंस चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ एक्सप्लोरेशंस जैसे एडवांस्ड EIA और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। फ्रैकिंग बैन सही है सेंसिटिव एरियाज में, पर केजी बेसिन एक्सटेंशन से बेनिफिट ले सकते हैं बिना लोकल हार्म किए। ऑयल सेक्टर तमिलनाडु के GDP में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। अगर गल्फ ब्लॉक्स डेवलप हो तो बिलियंस ऑफ बैरल्स रिजर्व से इंडिया का ऑयल इंपोर्ट भी कम हो सकता है, जो अभी $150 बिलियन से ज़्यादा है एनुअली। पर कॉस्ट भी है। एनवायरमेंटल डैमेज से टूरिज्म और फिशिंग लॉस हो सकता है, जो स्टेट इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। चलिए अब तमिलनाडु के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देते हैं और जानते हैं कि इन सारे कंट्रोवर्सीज से उन पर क्या असर पड़ेगा। कदलोर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लैंड पे पहले नागार्जुन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1997 में, जो फ्लड और फाइनेंस की वजह से बंद हो गया। अब वही लैंड नए मेगा प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है। तमिलनाडु का कोस्ट 1076 किलोमीटर लंबा है, जो गुजरात के बाद सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल हाई हो सकते हैं। पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2019 में एक लॉ पास करके कावेरी डेल्टा को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन डिक्लेयर कर दिया, और इसी के जैसे फिशरमैन अब गल्फ के लिए भी वैसा ही लॉ डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों,
ऑयल इंडस्ट्री में सिर्फ रिजर्व्स की बात नहीं होती, रिफाइनिंग और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हम सिर्फ नए डिस्कवरी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्टेट के ऑयल इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे और कहाँ गड़बड़ी है वो भी आइडेंटिफाई करेंगे। अप्रैल 2024 में सीपी ने नागापट्टनम में 1,80,000 बैरल्स पर डे का नया रिफाइनरी अनाउंस किया था, लेकिन लैंड एक्विजिशन और क्लियरेंसेस की वजह से यह प्रोजेक्ट 2027 तक डिले हो गया। इसके अलावा कडलोर मेगा प्रोजेक्ट भी है, जिसमें चैटर्जी ग्रुप, ओएनजीसी और एचपीसीएल मिलकर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं फॉर प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स। इस प्रोजेक्ट से करीब 20,000 जॉब्स क्रिएट होंगी और सितंबर में ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में था। ये दोनों प्रोजेक्ट तमिलनाडु के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का बैकबोन है और पूरे ऑयल इकोसिस्टम को एक्सपैंड कर रहे हैं। गल्फ ऑफ मन्नार ब्लॉक्स में ओएनजीसी के पास 100% स्टेक है, जिसमें से रिकवरेबल रिजर्व्स 200 से 500 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्लस ऑयल है और पहली ड्रिलिंग यहाँ 2026 तक एक्सपेक्टेड है। अनाउंस्ड इन अप्रैल 2025 यहाँ 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के साथ 4 अल्ट्रा डीप ऑफशोर ब्लॉक्स डेवलप करने की प्लानिंग है। ये ब्लॉक्स कलेक्टिवली MBOSHP 2021/1 के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पर एडवांस टेक इंक्लूडिंग सब सी टाई बैक्स और FPSO वेसल्स यूज करके 2028 तक फर्स्ट प्रोडक्शन करने की प्लानिंग है। केजी बेसिन के एक्सटेंशन प्लान भी चल रहे हैं। मई 2026 में ONGC ने यांदापल्ली वन वेल की डिस्कवरी अनाउंस की, जो तमिलनाडु के बॉर्डर के पास ही लोकेटेड है। इसलिए ऑयल एंड गैस पोटेंशियल तमिलनाडु वाटर्स में भी पॉसिबल है, जिसके वजह से केजी बेसिन के एक्सटेंशन प्लान किए जा रहे हैं। गेल ने अपने नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू किया है। कोची कन्याकुमारी थूथुकुडी में ये प्रोजेक्ट 425 किलोमीटर में फैला है और इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स को गैस सप्लाई करेगा। फ्यूचर में 2028 तक गल्फ ब्लॉक से प्रोडक्शन शुरू हो तो इंडिया का ऑयल आउटपुट 10% तक बढ़ सकता है, पर प्रोटेस्ट से डिले हो रहा है। पर यहाँ पर तमिलनाडु को डिसाइड करना पड़ेगा कि वह एनर्जी सिक्योरिटी चाहता है या फिर एनवायरनमेंट और लोकल लोगों की प्रोटेक्शन। दोस्तों, इसमें मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा। क्या आप फ्रैकिंग के साइड हो या उसके अगेंस्ट? कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड हाइप भी ज़रूर करिएगा।